गुड मॉर्निंग कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारे साथ में है प्रियांशी और जो है वो संकल्प संकल्प एएफएमसी पुणे में है और प्रियांशी जो है एम्स ऋषिकेश में है। तो आज हमारे पास मतलब एम्स और एएफएमसी दोनों इंस्टीट्यूट जो है हमारे पास से बैठे हुए हैं, ठीक है। जिससे हम बहुत सारा कई बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत कुछ जानने का होता है कि एएफएमसी में कैसे होता है, लाइफ क्या है एएफएमसी के अंदर, कि क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, क्या मतलब कैसे पहुंचे, कितने नंबर होना चाहिए हमारे। और प्रियांशी और संकल्प दोनों हमारे स्टार हैं, बायोमेंटर्स के स्टार जो कमांडोज हैं उसमें रहे हैं। मतलब प्रियांशी के 695 मार्क्स थे आउट ऑफ 720 और 665 मार्क्स संकल्प के रहे। और ये मतलब जो होता है ना, जो बायोमेंटर्स की लिस्ट ऑफ स्टार स्टूडेंट जो बनती है उसमें जो है हमारे शुरुआती स्टार्स में से एक है। और ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि ये जो लोग बॉम्बे आए हुए थे तो मैंने इनको बुलाया और हम लोग साथ में लंच किए, हम लोग प्रियांशी और संकल्प। और मतलब ये परिवार जैसा है पूरा। मतलब प्रियांशी से मैं पहली बार मिला हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं कि प्रियांशी जो है वो हम लोग पहले कभी नहीं मिले हैं, क्योंकि एक कनेक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप का है। संकल्प के साथ भी सेम चीज़ है। तुम कुछ बोलना चाहोगे प्रियांशी? यस सर, एकदम फैमिली जैसा एक्सपीरियंस है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पहली बार मिले हूँ। और सर मतलब मेरी लाइफ के दो सबसे बेस्ट मोमेंट्स रहे हैं। एक बार तब मेरे रिजल्ट के बाद आपने कॉल किया था मुझे, और सर सेकंड बेस्ट ये है कि आपको फेस टू फेस देखा है आज। तो ड्रीम मोमेंट एकदम। तुम कुछ बोलना चाहोगे? तो पहले तो बहुत नर्वसनेस हो रही थी कि कैसे मिलेंगे, लेकिन सर एकदम जो फैमिली वाला इन्वायरमेंट होता है सर, मैम ने खाना सर जो दिया सर एकदम ऐसा फील आ रहा था कि माँ खाना परोस रही है सर। नहीं तो अब ये है कि बायोमेंटर्स का जो पूरा जो कल्चर है वो फैमिली बेस्ड है। मतलब मेरे को, मैं जब भी कभी फेडरेशन सेरेमनी में कभी बच्चे मिलते हैं ना, कभी आज तक मुझे नहीं लगा कि बच्चों से पहले कभी नहीं मिला हूँ मैं। पता नहीं, कोई दिल के तार है, कोई कनेक्शन है जो, जबकि शायद से आप लोग तो मुझे कैमरे पर देख रहे होते हैं, मोबाइल पर देख रहे होते हैं, लेकिन मैं तो देखा नहीं होता हूँ। लेकिन तब भी जब मिलता हूँ सबको, क्योंकि इतना सुन चुके होते हैं साल भर तैयारी में कि प्रियांशी का टेस्ट में ऐसा स्कोर है, ये ऐसा कर रहा है बच्चा, पूरी टीम रिपोर्टिंग करती थी लगातार, तो कनेक्शन तो बना रहता है। तुम तो पहले ये बताओ कि ऋषिकेश कैसा सिटी है तुम्हारे लिए? बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है सर, एकदम इन द लैब ऑफ नेचर। बहुत अच्छा। प्यारी जगह है सर। तो तुम अभी तुमको मैं बोलूँ कि जो है तुमको जैसे एम्स में जैसे तुम्हारा हुआ सिलेक्शन, तो तुमने मतलब पहला रिएक्शन, फैमिली का पहला रिएक्शन क्या था तुम्हारे लिए कि तब तो मालूम चला कि तुम्हें एम्स ऋषिकेश मिलेगा, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा रिएक्शन था सर, बहुत हैप्पी थे सब। और स्टार्टिंग से ही मतलब रिजल्ट के बाद तब इतने मार्क्स थे ना, तो तभी से फैमिली का, पापा का सबका ये था कि हाँ एम्स में जाएंगे, एम्स में जाएंगे। और फिर फाइनली तब सर एम्स मिल गया था, ऋषिकेश मिल गया था। उसके बाद तो फैमिली फ्रेंड्स सब मतलब बहुत हैप्पीनेस वाला। तो परिवार की तो मतलब फर्स्ट डॉक्टर हो अपने परिवार की? हाँ सर। मतलब आगे पीछे कोई डॉक्टर है फैमिली में? नहीं है। मतलब प्रियांशी जो है किस जगह के रहने वाली तुम? यूपी में? यूपी बिजनौर। प्रियांशी के फर्स्ट टाइम में जो है वो 12th बोर्ड के अंदर 98% है ना, और सेकंड इसका 595 मार्क्स था इसका यूपी से। लेकिन प्रियांशी ने जो है एक साल फिर तैयारी किया और एम्स में पहुंची। तो मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपको थोड़ा सा मान लो रास्ता एकदम से नहीं मिलता है, शायद वो बड़ी सफलता की तैयारी आपको करवाता है। तो फाइनली तुम्हें एम्स में पहुंचने के बाद तुम्हें वो एक साल जो तुम्हें लगाना पड़ा उसका रिग्रेट तो कभी नहीं रहता? बिल्कुल नहीं सर, ये चीज़ मतलब सीखी है मैंने उस ड्रॉप से कि हमारी लाइफ में जो भी होता है किसी ना किसी रीज़न से ही होता है। अच्छी चीज़ के लिए होता है। संकल्प तुम बताओ कि तुम्हारी डिसिप्लिन जिंदगी कैसी है एफएमसी के अंदर? सर शुरुआत में तो सर बहुत फिजिकल भी होता था, लेकिन अभी क्या होता है ना सर, हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है वो आउट ऑफ डिप्रेशन जोन है। लाइक जो सिविल कॉलेजेस के अंदर बच्चे डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं पढ़ाई के प्रेशर से, लेकिन सर हमारा एनवायरनमेंट इतना फ्री है और इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट है ना। लाइक तो तुम्हें जब सुनने होगे कि देश के तुम सेकंड सबसे टॉप कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, मतलब एम्स दिल्ली, सीएमसी बेंगलोर, तो 3-4 शुरू के टॉप 5 कॉलेज के अंदर हो, तो कैसा फील होता तुम्हें? सर एक वो फील दिखाई देता है जो हमको एक्चुअल में हमको लगता है ना कि इंडिया नंबर 2 कॉलेज है, वो सर हमको एकदम दिखता है। लाइक जितने भी टीचर्स हैं ना, सभी के सभी वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं और एकदम जो ऐसा पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर जैसे पढ़ाते थे ना सर, एकदम उतना ही प्यार से, उतना ही स्पून फिट करके पढ़ाते हैं। और सर कहीं पर भी क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अच्छा ये बताओ, हमको जानने का है हमको कि जैसे तुम जब अपने टाउन जाते हो लौट के, तुम कहाँ के हो? सर मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। दोनों बच्चे यूपी के हैं, मतलब यूपी ने फोड़ के रखा है पूरे इंडिया में, है ना। तो देश का पॉलिटिक्स भी यूपी से डिसाइड होता है, मेडिकल करियर भी यूपी से डिसाइड हो रहा है। तो ये बताओ, जब तुम अपने टाउन लौटते हो
तो एक नॉर्मल बच्चा जो नॉर्मल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है और तुम पहुंचते हो, तो तब क्या पब्लिक, आम पब्लिक डिफरेंशिएट कर पाती है इसको? सर सच में डिफरेंशिएट कर लेगी। लाइक अगर मैं आप कभी मेरे को चलते हुए देखोगे सर, हमारी जो पर्सनैलिटी रहती है ना सर, जैसे लोग क्या करते हैं शर्ट वगैरह बाहर लगा के घूम रहे हैं, एकदम पैंट वगैरह, नीची पैंट ऊंची पैंट, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ पर। शर्ट पट्टी हमारी, तुम ऐसा मत बोलो यार, देखो हमारे शर्ट पे नहीं सर, मतलब हमारे यहाँ एकदम वो जो ऑफिसर्स है, सिविल लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं सर। सिविल लोगों का मजाक उड़ा रहे नहीं हैं सर, मजाक नहीं, मतलब एक से डिफरेंशिएशन या क्राइटेरिया होता है ना, हाँ। यही होता है कि एक बच्चा होगा सर एकदम टक इन करके चल रहा होगा, बेल्ट वगैरह पहन के, जूते वूते पहन के। हम मैच भी जाते हैं ना, तो कच्चे वगैरह में लोग मैच चले जाते हैं, हाँ। जो बरमूडे जो होते हैं उनको हाँ। पहन के। लेकिन सर हमारे यहाँ एकदम जीन्स पहन के, शर्ट पहन के, कॉलर वाली टी शर्ट पहन के, और एकदम ऑफिसर लाइक क्वालिटी अपने आप के अंदर ऑफिसर लाइक लाते हैं। क्वालिटी है ना, OLQ बोलते हैं। हाँ। वही सब लाके सर वहाँ पर मैच के अंदर जाते हैं, इनकम टिकट्स के साथ। अभी हमने देखा, अभी हम लोगों ने जब खाना खा रहे थे तो प्रियांशी और हम तो देखो, हम लोग तो सिविल लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, तो हम लोग तो जो है वो दाल बाफला जो है ऐसे हाथ से खा रहे, ये चाकू छुरी से खा रहा था। मैं बोला यार इसका मजा कैसे आएगा, तो बोला हमको यही सीखते सीखते हैबिट हो गई हमारी, ये है ना। तो मतलब सर एकदम अच्छी बात है कि पानी गिलास से पीते जब हाँ सर। ये बहुत अच्छी बात है, अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा लेवल, लेकिन ये कि डिफरेंशिएट लोग कर लेते हैं। हाँ सर, एकदम तो- अलग से दिखता है, क्लीन शेप्ड होगा। अच्छा ये बताइए कि ये बच्चों को जानने का है कि जानना चाहते हैं कई बच्चे कि AFMC के अंदर फीस कितनी है? सर फीस लाइक एकदम जीरो है, सच बताऊं तो। जीरो। बस आपको मेस का बिल देना, वो मेस के बिल के अंदर आपका धोबी का चार्ज इंक्लूड होता है। आप धोबी को कितने भी कपड़े दे सकते हो, इनके कितने जूते भी पॉलिश चाहो। होते हैं, इनके कपड़े धुलते हैं, बताया हाँ। इसने, जीरो कपड़े धुलवा सकते हैं ये लोग, खुद कुछ नहीं करना पड़ता और है। 2000 और 830 रुपये मेसिंग का फीस होता है। कुल मिला के 2000 रुपये मेस बिल के कटते हैं, एंड आपको अलाउंस मिलता है हर महीने का, अराउंड 1300-1400 रुपये महीने हर महीने मिलता है। तो तुम कमाते भी हो वहाँ पे? हाँ सर, और बस कभी कैसे? कभार तो ऐसा होता है कि सर किसी महीने 10,000 रुपये का अलाउंस आ गया। लाइक यूनिफॉर्म अलाउंस, किताबों का अलाउंस 4000 मिलता है, हर साल यूनिफॉर्म का अलाउंस मिलता है। पॉकेट से कुछ लगता ही नहीं, कहने का मतलब ये हाँ, सर। 5-6 हज़ार रुपए के ऊपर लगता नहीं। हाँ, हार्डली 800 रुपये लगता है एक महीने में पॉकेट से। एक महीने में 800 रुपया सिर्फ खर्चा है। यदि आप AFMC पुणे पहुंच जाते हैं और उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, नीट का एग्जाम अच्छे से निकालना है, अच्छे नंबर से आपको सिलेक्ट होना है। और सोचिए कि जबकि कॉलेज जो है वो यदि तुम्हारे कॉलेज कितना खर्चा करता है एक बच्चे को MBBS कराने का? 1 करोड़ 27 lakhs। 1,27,00,000, इनका खुद का ऑडिट है, रिपोर्ट है, 1,27,00,000 रुपए एक बच्चे को MBBS कराने का AFMC पुणे खर्च करता है। और महीने का 800 रुपया सिर्फ आपको खर्च करना होता है निजी, बाकी सब अलाउंस मिला के सब बराबर हो जाता है हिसाब किताब। ठीक है प्रियांशी, तुम्हारी फीस कितनी है? सर हमारी पूरे MBBS के कोर्स के लिए 11,000 फीस है। पूरे MBBS की? पूरे कोर्स की 1 टाइम एडमिशन के टाइम पे हो जाता है, जो कि डिपॉजिट उसके बाद जबरदस्त। नेग्लिजिबल है। तो वो जितनी फैसिलिटीज़ आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है, हॉस्टल सर एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी के हॉस्टल्स हैं, तो उसके आगे तो वो नेग्लिजिबल। अब प्रियांशी बोल रही है एम्स ऋषिकेश में पूरे MBBS की फीस 11,000 रुपया है, और फैसिलिटीज एक नंबर, एक क्लास फैसिलिटीज सबकी सब है इसमें। और संकल्प ने तो बताया कि इनके पास तो जो है वो ओलंपिक लेवल के प्ले ग्राउंड से, इनके पास में फुटबॉल ग्राउंड है, इतनी सारी एक्टिविटी है कि कॉलेज में जाके भी आपको लगेगा आप किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भर्ती हो गया, ऐसे ही। यस सर, एकदम शुरुआत में आके जैसे क्लासेस से आके लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं वहाँ के कॉलेजों में, थोड़ा बहुत ऐसे उधर टाइम वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सर लोग, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है सर हमारे यहाँ जिसका थोड़ा सा भी पेट होगा, सब एकदम फिट रहते हैं, सब स्पोर्ट्स करते हैं, एथलेटिक्स करते हैं। काफ़ी लोग तो सर ऐसे जो 100 किलोमीटर भाग चुके हैं, 600 800 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुके हैं। देखो ऐसा है कि हमारा भी है ना, हमने जो है बहुत सालों पहले AFMC एग्जाम दिया था, 11th रैंक था हमारा, बॉन्ड के चक्कर में हम गए नहीं यहाँ पे। तो हमें लगता है कि यदि हम AFMC में से MBBS करते और कुछ कर रहे होते तो मतलब हमारा भी पेट नहीं होता। मतलब कुल मिला के ये शर्ट पे, पेट पे, सब पे पहुंचना है संकल्प। मतलब ये सब जो सिविलियन की जितनी भी कमजोरियां सबकी सब बता रहे हैं कि ये भी सर पेट भी निकला है, सर शर्ट भी खराब है। नहीं सर, मैं ऐसे मेडिकल स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, ऐसे आगे जाके तो करने के लिए आता है। तुम्हारे किसी स्टाफ का नहीं है क्या पूरे? अरे सर ऐसा तो बहुत हाँ, ऐसा तो होता है, ऐसा होता है यार, तो ठीक है, नॉर्मल है, तो एवरेज कर देते हैं अपन उसको, है ना। और पढ़ाई कैसी है कॉलेज में? सर पढ़ाई बहुत अच्छी है, एकदम टीचर्स बहुत नहीं, हर बार जो सब PPTs जो होती है ना बाहर के कॉलेजों में सर, हर बार जो पुरानी PPTs आ रही होती है ना, वो चली हुई रहती है। लेकिन हमारे यहाँ सर हर बार जो भी टॉपिक होगा उसकी नई PPT क्रिएट करते हैं, और एकदम जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लाइक रॉबिन्स है, कोई सी भी बुक है ना, उसके रेफरेंस से हम PPTs को क्रिएट करके पढ़ाते हैं। तुम्हारे कॉलेज में कैसी पढ़ाई है? सर एकेडमिक काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्ट्रिक्ट है। मैंने सुना था कि Academic एम्स को- ऋषिकेश में जो एग्जाम का पेपर का लेवल
बाकी सभी एम्स की तुलना में ऊपर जा रहा है, एमसीक्यूज अलग तरह के पूछ रहे हैं, मतलब एम्स ऋषिकेश पहला कॉलेज था एम्स में जिसने कि एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट पेपर लेना शुरू किए यस थे। सर, ये सही खबर है? 100% ऑब्जेक्टिव पैटर्न था, अभी 50-50 हो गया, 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव। बट एकेडमिक्स को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इजीली कुछ भी करके पास हो सकते हो। कि और एम्स का aware तुम्हारा ओपीडी कितना इंगेज रहता है लोगों का OPD ऋषिकेश का? सर 3000 अराउंड रहता है पेशेंट। ओह माय गॉड, तो ये तो और वो अच्छा, मतलब मुझे progress कर रहा लगता है है। उत्तराखंड का पूरा मेडिकल केयर एम्स ऋषिकेश में आ गया है मतलब। नॉट जस्ट उत्तराखंड, मतलब मैं यूपी से हूँ तो अच्छा। वेस्ट यूपी के लोग आते हैं, पेरिफेरल हमारे हरियाणा area से दिखाने हिमाचल से जाते आ हैं। जाते हैं। ग्रेट। तो तुम मतलब तुमको मतलब आगे तुमने मतलब से एमबीबीएस करने के बाद तुम्हारा, मैं तुमसे एक सिंगल उसमें पूछूं कि तुम्हारा आज के डाउन द लाइन 5 साल के बाद तुम अपने आप को किस तरह का डॉक्टर देखना चाहती हो? क्या आप किस स्पेशलिटी में जाओगी, कैसा वर्क करना चाहती हो? कुछ तो सोचा होगा ना? स्पेशलिटी सर कुछ ऑप्शंस से क्रिएट हाँ, करके जैसे तो बताओ। रखे हैं कुछ अभी सर। एक तो मेरा मतलब सर्जरी में तो नहीं है मेरा अभी उतना हाँ इंटरेस्ट। ठीक है ना। एक तो है थोड़ा कि जनरल मेडिसिन में हम्म। करियर बनाने का भी सोचा है। फर्स्ट चॉइस तो सर वही है अभी, या फिर मतलब गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का कुछ ऐसा मतलब कुछ है। तो एक क्वेश्चन मेरा ये है प्रियांशी से कि तुम गायनेक में क्यों नहीं जाना चाहती? गायनेक सर क्योंकि सर्जरी वाली मेरा- ब्रांच है। सर्जरी है और सर बहुत भीड़ है, मतलब कोई अगर नॉर्मल BAMS भी कर रहा है वो भी डिलीवरी करेगा और हम लोग कभी वही है मतलब मैं थोड़ा यहाँ पे हम लोग- तुमको एजुकेट करना भी चाहूँगा कि गायनिक इज नॉट ऑल अबाउट डिलीवरी, इट्स ऑप्स, इट्स अ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट। गायनिकोलॉजी में बहुत सारे दूसरी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है उसमें, खैर वो अब तुम समय के साथ तुम्हें मालूम चलेगा आगे। लेकिन ये क्या है, तुम्हारी चॉइस का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, जनरल मेडिसिन जाके फिर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में रहेगा। तुमने क्या सोचा है? सर जब नीट की तैयारी करते थे तो आप जो टॉपिक पढ़ाते थे ना, आपने रीजनल पढ़ाया कि अब तो मैं यही बनूंगा, अपने CIT पढ़ाया अब तो मैं यही बनूंगा। तब तो सर हमारे साथ में ऐसा होता था, आप इतना अच्छे से तरीके से पढ़ाते थे। लेकिन तब MBBS में आगे सर रियलिटी का पता चला तो सर लाइक मेरा सर वो एम ये है कि मेरे को सर्जरी में कुछ करना है एंड मेरे को ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है, लाइक कैंसर के ऊपर रिसर्च की करनी है एंड सर्जरी उसके ऊपर। अच्छा, ऑन्कोलॉजिस्ट बनेगा तुम? तो उसमें भी जो है अपना रेडियोथेरेपी डिफरेंट होता है उसमें है ना, और ऑन्को सर्जन डिफरेंट होते हैं उसमें कैंसर में। तो मतलब आगे मतलब एक्चुअली कैंसर एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी में आपको जाना ही पड़ेगा। Yes. MS सर्जरी करके सुपर स्पेशलिटी देन फेलोशिप में जाना पड़ेगा Yes. आपको ना। तो अच्छा एक बात आप बताओ, मेरे को बताओ कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं मान लो, तो वो बच्चे मतलब जैसे तुम्हारी तुम तैयारी करते होगे तो कभी लाइफ में तुमको पूरे साल 1.5 साल में तुमको अप्स एंड डाउन आए होंगे, कभी तुमको भी डिप्रेशन ऐसा लगा होगा, कभी लगा होगा कि नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या होगा, तो उससे तुम कैसे निपटे हो? सर एक आपकी लाइन थी एक लेक्चर में, आपने बोली थी कि डिप्रेशन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अगर डिप्रेशन होता है तो वो वैक्यूम क्रिएट करता है, तो उस वैक्यूम से जब हम निकलते हैं ना तो हम उस बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ में हम पढ़ते हैं। थोड़ा डिप्रेशन से लाइफ के अंदर जरूरी है क्योंकि वो हमको सिखाता है कि आगे क्या करना, अपने सीरियसनेस की वो पता बिल्कुल लगाता सही है। बात है। तो ऐसा थोड़ा डिप्रेशन होता था, लेकिन सर कभी कभी ऐसा एकदम मोरल डाउन हो जाता था ना, तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा बेस्ट जो चीज़ आती है सर वो आती है फैमिली से जाके बात करो, छोटे भाई से जाके लड़ भिड़ लो। तो वो सर क्या करता है ना, एकदम पूरा जो माइंड है ना एकदम काम कर लेता है, तो उसके द्वारा जो है ना सर डिप्रेशन बहुत हद तक कम हो जाता है और फिर उससे हम पढ़ाई के अंदर भी फोकस कर लेते हैं। और सर जैसे आप बोला कि जो मॉर्निंग मोटिवेशन होते थे सर आपको उस टाइम पर, तो वो तो सर तब तो मैं डेली देखता था, अब तो सर सुबह उठ ही नहीं पाता उस टाइम तक तब तो सर मैं डेली देखता था, तो वो सर बहुत हेल्प करते थे। तुम कैसे डील करती थी इस तरीके से? क्योंकि अप्स एंड डाउन सबकी पढ़ाई, तो जब मैं पढ़ता था मेरे को भी लगता था कि कभी नहीं हुआ तो क्या होगा टाइप से। यही सर डर तो लगता ही है, सबको लगता है, पर वही सर एक पॉजिटिव मोटिवेशन वाली चीज़ है कि एक तो हम खुद पे भरोसा करें, अगर हम ही खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा। और दूसरी चीज़ सर आप बोलते थे कि अपना लक्ष्य जो है उससे भटकना नहीं है। हमारे मन में अगर हमेशा रोज़ ये सोचेंगे हम कि हमारा लक्ष्य हमारे सामने कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास हमारा प्लान है वही है, उसी के लिए करना है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही सेटल हो जाएगा। तो सर डर लगेगा ही नहीं, फिर हमारा माइंड खुद ही वैसा हो जाता था कि हाँ तो हो ही जाएगा। हो ही जाएगा, कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा, आता वही एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं ना। तो तुम इन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? जैसे इस समय क्या हो रहा है कि तब जैसे देखो अभी मैं 2 साल पहले की बात करता हूँ, नीट 2021, ठीक है, तो अभी कंपटीशन भी बढ़ा है बहुत। अभी क्या होगा कि हर एग्ज़ाम के लिए नीट एक बेस्ट एग्ज़ाम बन चुका है, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो है वो मतलब कहीं मतलब उनको डीमोटिवेट हो जाते हैं। कई बार क्या करते हैं, कई बार बच्चे जो है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं, तो तुम क्या सलाह दोगे इनको, क्या करना चाहिए सर इनको? पास से डेविएट होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना वो ये है कि वो हर जगह जाके देखते हैं।
कि हाँ मैं ये यहाँ से पढ़ रहा हूँ, 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 तो एंड में उस चीज़ को रिकलेक्ट नहीं कर पाते। हाँ। और वो रिकलेक्ट नहीं कर पाते तो सर डिप्रेशन होता है। हाँ। तो सर मैं यही बोलूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो एक जगह से पढ़ो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप दूसरे टीचर को फॉलो करो, तो केवल उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिस जगह को आप फॉलो कर रहे हो उसी के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उस चीज़ को फॉलो करो। दूसरी सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हो तो अपनी लाइफ में क्लियर रखो कि मेरे को एक चीज़ से सोर्स ऑफ मतलब जो मेरे पास में है उसी से मेरे को पढ़ाई करना है, उसी पर मेरे को स्टक रहना है, फोकस रहना है कोई हाँ। ना कोई बात पे। अगर फोकस रहेंगे तो सर कुछ नहीं होगा, कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं होगा। और थोड़ा डिप्रेशन तो सर देखो जरूरी है ही। तुम क्या बोलती इस बारे में? सर यही सेम कि एक तो खुद पे भरोसा रखो कि तुम कर सकते हो और कोशिश करो हो। सर सेम ही चीज़ अब देखो प्रियांशी, ऐसा है तुम्हारे 98% है ना, तुम खुद पे भरोसा करो, जेन्युइन बात और सच बात सर, है ना, दूसरी चीज़- है ना? तुम्हारे क्या परसेंटेज थे सर सर? मेरे 10th में थे 88% और सर 12th में 95% होता है। कैसे आगे सर? बाकी सर ये है कि जिस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, जिस चीज़ से पढ़ रहे हो, जो भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हो उस पर भी भरोसा रखो। अगर आपको मतलब मोड पे ही डाउट होगा, आप चेंज कर रहे हो, फ्लक्चुएट कर रहे हो, सर टू बी तो ऑनेस्ट उससे मेरा भी- जो फर्स्ट अटेम्प्ट था सर उसके अंदर मेरे 408 मार्क्स थे। अच्छा। जितने मार्क्स पर पेरेंट्स मना कर देते हैं कि नहीं मत करें मत करें हाँ। मत करें। मेरे सर 408 मार्क्स थे। मैंने घर पर झूठ बोला, मेरे 490 मार्क्स। कि हाँ पढ़ लेगा। तो सर वो जो जर्नी है ना सर 480 to 665, उसके अंदर जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे सर वो आप थे। और एक ये था कि मैं एकदम डिसिप्लिन के साथ में मैं एक चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। लाइक बायोमेट्रिक्स का मेरे पास में शेड्यूल है, मैंने वो फॉलो किया। मेरे पास अगर मेरे को कोई पर्टिकुलरली किसी भी सब्जेक्ट की कोई पर्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग दूसरी जगह से मैं किसी चीज़ का लेक्चर देख लूँगा, यूट्यूब से देख लूँगा, कहीं से भी देख लूँगा या फिर खुद पढ़ लूँगा। लेकिन जो शेड्यूल है बायोमेट्रिक्स का सर, मैं सच बताऊँ ना आपको, बाहर जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना बहुत डिस्ट्रैक्शन है प्लेटफॉर्म में, लेकिन हमारा एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई ऐड नहीं है, जहाँ कोई नाच गाना करके नहीं बढ़ाता, जहाँ कोई फालतू की बातें नहीं बताता। जो बातें बताते हैं वो काम की बातें बताते हैं। और जो जहाँ लाइव क्लासेस नहीं होती, जहाँ लाइव क्लास होती है वो सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है सर। बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे। हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग क्लासेस होती हैं तो सर उसके अकॉर्डिंग अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं और वो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो उसको, वो चीज़ें। और मतलब मुझे दूसरा देता हूँ कि तुमको पहली बार बायोमेट्रिक्स के बारे में कैसे मालूम चला था? सर 11th क्लास के अंदर शुरुआत में सर पहले पेपर हुए थे तो कुछ आता नहीं था सर बायो में, तो ऐसे मैं चैप्टर्स डाल के देख रहा था सर। आपके बोर्ड पर लेक्चर हुआ करते थे, व्हाइट बोर्ड पर ट्रांसपेरेंट लाइक कुछ बोर्ड था वो उस पर। तो आपने सर एक फोटोसिंथेसिस का कोई चैप्टर था, वो आपने सर एक बार एक होटल के रूम में एक चार्ट पेपर लेके उसमें भी समझाया था होटल के रूम में सर। तब से मेरे को 11th क्लास में तब से देख रहा हूँ 2017 की बात है तो। हाँ सर, लेकिन वो पुराने लेक्चर्स थे ना, हाँ, उस टाइम आपने नए लेक्चर अपलोड नहीं किए थे, हाँ। तो वो पुराने वाला मैंने देखा था। अच्छा। तुमको कैसे मालूम चला? सर मिड ऑफ 11th में, मतलब आधी 11th तक तो मैं स्ट्रगल ही कर रही थी तीनों सब्जेक्ट्स में, कहाँ से पढूं कैसे पढूं। फिर 11th के बीच में मेरी एक फ्रेंड ने बताया मुझे कि बायोमेट्रिक्स का चैनल है, वो पढ़ती थी आपसे। फिर मैंने तब से पढ़ना स्टार्ट किया और तब से लेके नीट तक सर मतलब बायोलॉजी का ना असली मैंने एक feel बात जो आता बोल था, क्या वो है कि आता बहुत था। सारे बच्चे ऐसे मतलब जिनसे भी मैंने पूछा इनके 690 650 के ऊपर नंबर है। अधिकांश लोग बहुत पहले से बायोमेट्रिक्स जुड़ गए थे, उसके फॉलो करते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे। एक चीज़ हो रही है कि जैसे तुम तो आर्मी से जुड़े हुए हो, हम लोग बायोमेट्रिक्स कमांडो और बायोमेट्रिक्स का डिसिप्लिन जो आर्मी साइड डेकोरम जो मेंटेन रखते हैं पूरा कमांडो कमांडर और सब, तो ये साइकोलॉजी पे कितना गहरा असर डालता है चीज़? सब बहुत एकदम वो फील आता है कि हाँ हमारे पास ना एक हमको ऑर्डर मिला सर से, जो सुबह जो सब ऐप खोलते हैं तो ऐप के अंदर एक कमांड रिपोर्ट आता है, देन उसके बाद में कमांड आती है, तो उसको एज अ ऑर्डर हम रिसीव करते हैं। मैं तो सर सच में एज अ ऑर्डर रिसीव करता था, नहीं तो मेरे पास में तो प्लेन में नहीं था कि मैं उसमें जाऊँगा। लेकिन उस टाइम पर सर मैं ऐसा ऑर्डर से रिसीव करता था कि हाँ ये मेरे को टास्क मिला है, ये टास्क मेरे को पूरा करना है। एंड देन उसके बाद में मेरे को खुद से अपने को कमांड देनी है कि मैं 2 चैप्टर रिवाइज करूँगा। तो सर अगर वो एकदम डिसिप्लिन के साथ में हम फॉलो करते हैं ना तो सर बहुत हेल्प करता है सच में। एकदम जो कमांड वाला जो पूरा जो सिनेरियो है सर हमारे ऐप का, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। एकदम अंदर से डिसिप्लिन निकल कर आता है सब। तो मुझे लगता है कि लाइफ में जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है डिसिप्लिन। जैसे मैं अभी कभी हमारी बात चल रही थी कहीं पर, तो मालूम चला कि आपकी जो बड़े फिल्म स्टार जो सफल हुए हैं ना, इसमें कि बहुत मीडियोकर टैलेंट में से अक्षय कुमार की बात करो तो लोग कहते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री जुड़े लोग हैं कि मतलब कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड नहीं है। जैसे शाहरुख खान एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड व्यक्ति, वैसे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड नहीं है वो, लेकिन ये है कि वो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। इतने बड़े शूट पे पहुंचना वहाँ पहुँच गए अपना। अमिताभ बच्चन बहुत डिसिप्लिन है, राजेश खन्ना बहुत टैलेंटेड थे लेकिन एकदम डिसिप्लिन नहीं थे, गोविंदा डिसिप्लिन नहीं थे। तो मतलब फिल्म से बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे तो वो कहते हैं कि मतलब कई बार कहता आपका टैलेंट एवरेज है और आप डिसिप्लिन है तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट वाले आदमी से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि वो है ना कछुए और खरगोश की कहानी को चलता रहा तो पहुँच गया मंजिल तक।
तो वो जीवन में वो एकदम सच होता है वो। ओवरऑल जब तुम साल भर पढ़ते रहे बायोमेंटर से, तुमने अपनी पर्सनालिटी के अंदर क्या चेंज देखा तुमने? सर आपने अभी देखा होगा कि मैं आया तो सर काफ़ी लोग क्या करते हैं, घुटने तक पैर छूटते हैं, लेकिन सर मेरे अंदर आपके लेक्चर से तभी से मेरे को आदत डाल चुकी है। आपने एक बार कोई साइंटिफिक बेसिस बताया था सर पैर छूने का, कि हमें हमेशा जो है ना नीचे से पैर छूने चाहिए, जितने हमारे यहाँ पर तलवे होता है वहाँ से पैर छूने चाहिए। ऐसे ऐसे सर काफ़ी ज़्यादा तो पर्सनैलिटी होती है ना, जो संस्कार होते हैं सर, वो आपके लेक्चर्स को देखने के बाद में आते हैं सच में। और जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लाइक आप काफ़ी ऐसी चीज़ों को सर भी एड्रेस करते हैं जो सभी एड्रेस नहीं कर पाते हैं। लाइक किसी को कोई भी समस्या होती है फालतू की जो चीज़ों में पड़ जाते हैं ना सर, आप उस इश्यू को भी वो करते हैं एड्रेस, जो सब नहीं कर पाते हैं सर, वो बहुत हेल्प करता है। एक्चुअली एजुकेशन कोई भी होती है वो 360 डिग्री पर होती है। आप जब कोई फॉर एग्जांपल कि आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ते हैं आप, या कोई चैप्टर पढ़ते हैं आप, ह्यूमन हेल्थ पढ़ते हैं, तो वो चैप्टर एक बीमारी के बारे में बताने का, वो चैप्टर आपको अवेयर करने के लिए डाला है। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है वो ऐसी लिखी गई है कि एक स्टूडेंट जो 12th क्लास में वो जब उसको पढ़ेगा तो पढ़कर वो अवेयर हो सके, वो जीवन में उसको उतार सके। वो हम लोगों ने एक सोच डेवलप कर दी कि कोई भी चीज़ कंटेंट को पढ़ेंगे, पढ़कर एग्जाम देंगे, एग्जाम देके आगे निकल जाएंगे। हम शिक्षा को अपने अंदर रिटर्न नहीं रखते, ये बहुत बुरी बात है एक्चुअली। मैं अभी तुमको बोला था कि एमबीबीएस के लिए पढ़ना है तो रॉबिन्स को पढ़ना है। अपने कॉलेज के एग्जाम को पास करने के लिए तुम अलग से क्वेश्चन का सेट बना लो, उसको बार बार रिवाइज करो, लेकिन रॉबिन्स की बुक पढ़ो, हैरिसन की बुक पढ़ो, क्योंकि क्या है, तुमको जीवन में आगे चल के एग्जाम नहीं देने तुमको उनको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मैं हूँ, मैं हैरिसन पढ़ा हूँ, वेल इन लव, तो तमाम किताबें पढ़ा, तो मेरे दिमाग में ये कि जब मैं कोई कुछ बोलता है बीमारी के बारे में पर्चा देता हूँ, तो मेरे दिमाग में झट से बुक ऐसा लगता है मुझे, मतलब एक तुम्हें एक्सप्लेन करो कैसे करूँ कि साइकोलॉजिकली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में वो बुक ओपन हो गई है। अब ये जो बता रहा है, जो रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ मैं, तो वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई पड़ता है। मैंने इतनी बार किताब पढ़ी कि मेरे को दिमाग में उसके पन्ने में पलट सकता हूँ अपने दिमाग से, ठीक है। बीच में तो ये कंडीशन थी कि मैं हैरिसन के पेज नंबर भी मुझे आते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब ना जानने के लिए और सीखने के लिए पढ़ते हैं ना, आत्मसात करते हैं उसको, तो आप जीवन में आप उस ज्ञान को लेके आप बहुत आगे निकल जाते हैं। हम लोग क्या टेम्परेरी हम सीढ़ी लगाते हैं, होता ना कि आपने एक होता है कि आपको भी कुछ सामान ऊपर रखा है तो आप एक सीढ़ी लेके आते, लगाया, आपने सामान उतारा, सीढ़ी को हटा दिया, ठीक है ना, फिर दोबारा वहाँ नहीं पहुँच सकते आप। लेकिन एक होती घर में लगी हुई स्टेयर्स होती है कि आप घर की स्टेयर्स हमेशा प्रेजेंट रखती है, ऊपर पहुँचा देगी नीचे, तब आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। तो ज्ञान को जब आत्मसात करते हो तो वो हमेशा वैसा रहता है। यस सर। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें, मतलब तुम जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक अच्छे डॉक्टर में तुम क्या क्वालिटी चाहती हो, क्या होना चाहिए क्वालिटी तुम्हारे हिसाब से क्या है? तो आज देखो अभी जो तुम पढ़ रहे हो, पर तुमसे भी पूछा कि एक अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी क्या होना चाहिए? सर नॉलेज तो बेसिकली है ही, वो तो सर चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो पेशेंट से कनेक्ट कर सके, उससे अपन फील कर सके कि पेशेंट की प्रॉब्लम को फील कर सके और कनेक्ट कर सके। और अगर वो अकेडमिकली नॉलेज उसके पास सफिशिएंट होगी तो ठीक, तो वो कर ही लेगा। बट सर एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एम्पैथी हो उसके अंदर, कनेक्ट कर सके, वो चीज़ होनी चाहिए। और सर बायोमेंटर से मैंने यही सीखा है, आपसे मतलब पढ़ने के ना यही चीज़ आई है मेरे अंदर 2 साल पढ़ने की, कि मैंने चीज़ों को डेप्थ से फील करना सीखा है। मतलब पहले थोड़ा लिमिटेड टाइप का नेचर था मेरा, बट हर एक चीज़ को लेके ना एक्चुअल जो फील होता है हर चीज़ का, वो सीखा है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको जजमेंटल नहीं बनना लाइफ में कभी। हम कई बार क्या होता है कि लोगों को जज करते हैं, तो टेबल के उस तरफ जाके भी देखिए आपकी क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। और सेकंड सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमको हर चीज़ का साइंटिफिक बेसिस होता है। ऐसे ह्यूमन माइंड का भी वही है कि आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, हम हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। पर यदि हम उसकी तरफ हो तो हम क्या चाहेंगे ये हमें सोचना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं पूरी। अच्छा ये बताओ तुम तो हमको कि अभी तुम जो है कॉलेज लाइफ, जैसे तुम्हारे पास जब टाइम होता है, थोड़ा सा हम लोग बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, तो जब तुम्हारे पास टाइम होता है तो तुम लोग फ्री टाइम में तुम क्या करती हो? सर एक तो पेंटिंग की हॉबी है मेरी। पहले नीट के टाइम पे कम टाइम मिलता था पहले बहुत, अब कॉलेज में मतलब बैलेंस लाइफ है, सब वाटर कलर बेस्ड पेंटिंग ही करती हूँ मैं मोस्टली। तो ऐसा होता है मेरा हर वीकेंड, मतलब 5-6 दिन वीक के पढ़ लिया, बट सैटरडे को तो मतलब बना ही लेती हूँ मैं, पेंटिंग कर लेती हूँ। उसके अलावा सर मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की है, वो कर लेती हूँ मैं फ्री टाइम। लैंडस्केप टाइप मंडाला वगैरह भी बना लेती हूँ कभी कभी, तो सैटरडे संडेज को मतलब मिल जाता है।
उसके लिए तो तुम्हारा क्या है फ्री टाइम? हमारे यहाँ तो स्पोर्ट्स बहुत है, और तो स्पोर्ट्स के अंदर ही सर इनको मालूम है, इनको डे 1 पे एनिमल मूवी दिखाई गई, इनको बता रहे थे कि ना इनके यहाँ पे थिएटर है, और जैसी मूवी रिलीज होती है बॉम्बे के अंदर कहीं पे भी मूवी रिलीज होती है तो पहले दिन ये संकल्प को मूवी दिखाते हैं भैया जाके एफएमसी के बच्चों को कि भाई देखो मूवी है ना। सर वो तो आर्मी के अंदर होता है, कोई भी अच्छा। मूवी होती है ना तो सर वो ऑन रिलीज रिलीज हो जाती है आर्मी गजब यार गजब, मतलब ये तो मतलब हर फ्राइडे को वो दिखाते हैं। तो हर फ्राइडे जाना जरूरी है कि स्किप कर सकते हैं? स्किप कर दो सर, जो सी मूवी देखनी है वो देखो, जो नहीं देखनी वो मत देखो। अच्छा। और ऐसा फ्राइडे को स्किप होगी तो सैटरडे को देखो, 2 दिन चलती है। अरे वाह मजा, मतलब तुम लोग को तो प्लान करना पड़ता होगा मूवी सब देखने। प्लान करना पड़ेगा, बाहर जाएंगे थिएटर में जाएंगे प्लान करके तब देख पाएंगे। टिकट लेंगे सब करेंगे, तुमको टिकट लगता है? लेंगे। इनको टिकट, इनको सिर्फ जाके बैठ जाना है। इनको कॉलेज दिखा रहा और सर है। हमारा ऑडिटोरियम में बहुत अच्छा है। अरे मतलब एफएमसी एक ऑडिटर, इनका भी अच्छा होगा ऑडिटर, तो ऋषिकेश का भी अच्छा auditor। हमारा भी नया बना है अच्छा अच्छा recently। 1980s। अच्छा। नहीं तो एफएमसी तो बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली ना। तो वहाँ पे सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे कौन होता है कॉलेज के अंदर? सर जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है वो कमांडेंट की होती है, लाइक जो बाकी कॉलेज के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो कमांडेंट होता है लेफ्टिनेंट जनरल। अच्छा उससे जो डीन है अभी जो हमारे, वो मेजर जनरल है अच्छा है ना। एंड से जो पूरा एएफएमएस है, यानी कि जो पूरी मेडिकल सर्विसेज है, उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं डीजी एएफएमएस। पर्टिकुलरली एएफएमसी के जो हेड है वो लेफ्टिनेंट जनरल जो हमारी कमांडेंट है वो है, एंड देन डीन मेजर जनरल है। अच्छा। ये बताओ कि तुम्हारा करियर कितना सिक्योर है एफएमसी के अंदर? सर सबसे ज़्यादा सिक्योर अगर करियर है वो एफएमसी के अंदर ही है। सिक्योर हाँ। नॉट वास्ट, सिक्योर करियर एफएमसी के अंदर है। आप जैसे तो कमीशन लेंगे जैसे तुम एमबीबीएस पास हो जाओगे, इंटर्नशिप पूरा कर लोगे, फिर क्या होगा तुम्हारे साथ? सर इंटर्नशिप पर ही हम एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन होते हैं। वेरी गुड। इंटर्नशिप हम एज ए लेफ्टिनेंट करते हैं 1 साल की। मतलब इंटर्नशिप ये लेफ्टिनेंट के रूप में करेंगे? Yes, sir. As an सर officer. तनख्वाह बताओ पहले, बच्चे पैसा 1 लाख से 1 1 लाख रुपए से ऊपर तनख्वाह इनको इंटर्नशिप के दौरान मिलना शुरू हो जाएगी। पर मंथ। और जो सर जो हाईएस्ट जो एम्स प्रोवाइड करता है वो 27,000 करता है हमको। मतलब सोचो कि इंटर्नशिप में एएफएमसी के अंदर लाख रुपए से आपको सैलरी मिलेगी, और एम्स के अंदर कितना? हमारे 27 27,000 एम्स के अंदर मिलती है, और हम जैसे लोगों को मालूम है जीएमसी में पाले हमको 2,000 रुपये 5 मिल रहा होगा, अभी हमको 2,000 है 5 to 7 स्टेट 5 टू, मतलब स्टेट के बाकी सभी कॉलेज में 5,000 से 7,000 रुपए इंटर्नशिप में मिलता है, और एम्स वालों को 27,000 रुपए मिलता है, और इनको मिलता है लाख रुपया। ठीक है ना, लाख रुपए से ऊपर ही Yes, मिलता है yes, ना। sir. ठीक है। और उसके बाद क्या, इंटर्नशिप पूरा होने के बाद क्या है? सर आफ्टर इंटर्नशिप हम एज अ कैप्टन प्रमोट हो जाते हैं। Very good. एंड देन 4 इयर्स की जो सर्विस होती है हमारी फील्ड में, लाइक जम्मू कश्मीर, 4 साल फील्ड हुआ। ठीक है। और देन सर 4 साल के बाद हम पीजी का फॉर्म कर सकते हैं। PG करेंगे। एंड सर पीजी के अंदर हमारे पास में इंटरनल कोटा होता है 50% का। मतलब पीजी हो ही जाएगा इनका हाँ, सर, कोई, PG अलग से आपको इंटर एग्जाम नहीं देना कुछ? सर नीट पीजी एग्जाम देना है अच्छा, हमको। ठीक नीट है। पीजी एग्जाम के अंदर थोड़ी अच्छी रैंक होनी चाहिए, थोड़ा सा पढ़ना होता है और अच्छी रैंक होनी चाहिए, देन सर आपको मिल जाती है। अच्छा। मतलब ऑन एंड एवरेज अगर कोई बाहर के बंदे को कोई एक पर्टिकुलरली ब्रांच 200 अब तुमने मान लो पीजी किया या नहीं भी किया, और तुम कंटिन्यू सर्विस करते गए, सर कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा। कंप्यूटर कंटिन्यू सर्विस करेंगे तो सर उसमें क्या होता है कि आप एज अ कर्नल रिटायर हो जाओगे आफ्टर 20 इयर्स। अच्छा। जो नॉर्मल रिटायरमेंट होती है ना सर आर्मी की, आप उस एज पर जाके रिटायर कर्नल की पोस्ट में हाँ, देन आपको पेंशन वगैरह मिलेगी। अच्छा मिलेगा, अपना प्राइवेट प्रैक्टिस तब कर सकते हो हाँ, उसके बाद में ना। हाँ। ठीक है। और पीजी करने के बाद भी सेम हाँ, कंडीशन? सर। सैलरी का फर्क आता होगा पीजी नहीं करने सर, से? नहीं कोई फर्क नहीं। सैलरी का फर्क भी नहीं आता? अगर कोई सर दिन के 50 सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, कोई दिन के 2 सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, सेम सैलरी। अच्छा अच्छा, मतलब वो तो आर्मी का डेकोरम के अकॉर्डिंग होता है, वो तो ड्यूटी लगती होगी रोस्टर वाइज ना। ऐसा होने की संभावना बहुत कम है कि 50 करें तो ड्यूटी हाँ। रोस्टर वैसा बनता होगा ना वो। Yes. ठीक है। तुम कैसे तुम्हारा करियर तुम कैसे मानती हो सिक्योर? सर हमारा करियर मतलब एटलीस्ट मिनिमम तो है कि हम एक एमबीबीएस डॉक्टर तो बन ही रहे हैं एट द एंड ऑफ डे। एमबीबीएस फ्रॉम एम्स एंड एमबीबीएस फ्रॉम अदर कॉलेजेस में तो फर्क आता है। यस सर, significant अब देखिए ना, difference इंटर्नशिप में है। फर्क आ गया, 5 से 7,000 रुपए, और कहाँ पे 27,000 एंड सर रुपए। एम्स टैग वो अपना एम्स का जो ब्रांडिंग है वो तगड़ा वाला ब्रांडिंग है ना। लेकिन तब भी पीजी करना पड़ेगा, पीजी निकालने के बाद फिर करना पड़ेगा, वो तो उतना स्ट्रगल तो है। यस सर, वो स्ट्रगल तो आपका खुद का ही है खुद ही। तो जैसे तुम कभी अपने घर जाती होगी तो लोगों को पता चलता होगा, रिलेटिव को, कि तुम एम्स से हो, ठीक है ना, डॉक्टर, तो मतलब वो कैसे तुमको कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब कैसा सर काफ़ी स्पेशल फील आते हैं? यस सर, वो भी है, वो धीरे धीरे थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया उन लोगों अच्छा। के लिए, बट स्टिल पर स्ट्रेंजर से कभी ट्रेन में किसी कहीं कोई मिला, कोई पूछा कि बेटा करते क्या हो, क्या कर रहे हो, तो मतलब वो यस लोगों सर, का वो ऐसे एकदम शॉक, ऐसे थोड़ा एक्साइट, हाँ एकदम सेंस ऑफ रेस्पेक्ट बढ़ जाता है उनमें कि हाँ। अच्छा एम्स एमबीबीएस ऐसे करके हो जाता है। अच्छा। और रिलेटिव्स तो सर क्योंकि मेरा पास में ही है, बिजनौर ऋषिकेश के पास ही पड़ता है, तो हर वीक मतलब ऑलमोस्ट आते हैं बिजनौर से लोग, तो मेरे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं ट्रीट कराने, तो खुद में। अच्छा, ऐसा हुआ तुम दोनों में से किसी के साथ में
कि कोई तुमको सफर कर रहे हो, कोई व्यक्ति मिला, तुमने बताया था एमबीबीएस कर रहे हो, तुमको पर्चा दिखाने लगा निकाल के सर कि बहुत हुआ है सर। अब उसे क्या बताएं अब फिर तुमने टैकल कैसे किया उसको? सर एक तो उसके बाद में क्या था, उसने बता दिया था कि बच्चे को हमारे को निमोनिया है। तो वो उस टेस्ट का एक्सरे दिखा रहा था कि उसमें से पैचेस क्लियरली दिखते हैं कि हाँ यहाँ है निमोनिया, जो डॉक्टर ने दवाई बताई है वही बता दो। लेकिन सर हमको तो कुछ पता ही नहीं है ना इस टाइम पर क्या है कैसा है, वो समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो तो मानने को तैयार नहीं, वो तो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, अब तो दवाई दवा भैया। तुमको कभी दिखाते हैं ऐसे रिलेटिव्स, जैसे घर जाते हैं अगर किसी के पर्चे है, कोई बीमार है तो वो तो दिखा लेकिन देते तुम ऐसा हैं। नहीं बोल सकती ना कि तुमको आता नहीं, तुम क्या कैसे टैकल करती हो उसको? बस थोड़ा सा उनको अपना थोड़ी सी मोल्ड करके अपनी लैंग्वेज में कि अच्छा हाँ ऐसे ऐसे है, थोड़ा पर्चे से उनके पढ़ के कि ठीक है हाँ ऐसे है, आप ऐसे दिखाओ, बस At वो the end sir करके ये बोलते हैं कि डॉक्टर को prefer करो, कि अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। प्रेफर करो उनको। देखिए उनको मानसिक संतोष मिल जाता होगा कि भाई दिखा लिया, प्रियांशी को दिखा लिया, एम्स की डॉक्टर को दिखा लिया, बताते हम जाके क्योंकि ये एम्स की डॉक्टर साहब ने देख लिया पर्चा, ये अब ये दवा कंटिन्यू करने को बोल रही है वो। हाँ? ऐसा तो होता है। तो कभी तो अभी जाते होंगे फैमिली फंक्शंस में, शादी विवाह में, तो अभी लोग अलग से देखते होंगे। यस सर। पर एक बात और बता दूं, मैं एक बिल्कुल इनके लेवल की जनरल बात कर रहा हूँ मैं कि ये आम आदमी के रेंज के बाहर निकल जाते हैं, क्यों प्रियांशी? यस से हम कभी बात करते हैं, अभी जैसे अभी तो तुम पढ़ रही हो, छोटी हो तुम तो अभी, लेकिन तब भी घर में बात चलती है मैरिज के बारे में, उसके बारे में, तो वो मतलब वो पेरिफेरी चेंज होगी वो कि अब कोई तो भी नहीं चल पाएगा भाई। डॉक्टर यस सर, एक लेवल से ऊपर, एक लेवल से ऊपर हो गया, मतलब क्लास से डिसाइड हो चुकी कि भाई ये लेवल के नीचे हम नहीं जा सकते हैं, है ना? यस यस सर ऐसा ही होता है। तुम्हारे साथ वैसे ही है। हाँ सर। मतलब कि वो मतलब आप सेग्रेट होके क्राउड से अलग पहुंच गए आप। तो अभी क्या वो आम पब्लिक जो पहले जिसकी स्क्रीनिंग में आप लोग शामिल थे, है ना? लड़कियों के साथ को तो भला भुगतना पड़ता है कि कोई तो भी स्क्रीनिंग में शामिल कर लेता है, तो भला ऐसा है, तो अब उससे बाहर निकल गए, एकदम यस सर। नॉर्मल क्राउड से अलग हट गए। हाँ। अच्छा, कभी तुम्हारे कॉलेज में ऐसा है कि मेडिको नॉन मेडिको में डिफरेंस दिमाग में रखते हैं, फला नॉन मेडिको है, फला मेडिको है? यस सर, वो तो वो होता रहता ही ही है कि हाँ मेडिको है, मतलब नॉन मेडिको उसको, इवन हमारे प्रोफेसर्स उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। फेस्ट वगैरह सर हाँ। होता है तो उसमें ऐसे बोल देते हैं हाँ तुम बीएससी बीटेक वालों को बुला लो, ये कर लो, मतलब उनको हाँ। कोई कुछ ज़्यादा समझता नहीं है सर। हमारे मतलब में तो सर सिविल नॉन सिविल। अच्छा, ये अलग लेवल का डिफरेंस। ये अलग ये मेडिको डिस्क्रिमिनेशन नॉन है। मेडिको, ये सिविल और नॉन सिविल मतलब है ना, ठीक है, डिफरेंस है ना? ये तो यार ज्यादा है। और चलो क्लोजिंग मैसेज कुछ देना चाहोगे संकल्प? बस सर पढ़ाई करते रहें अच्छे से, और बस एक जगह पर स्टक हो जाओ जहाँ पर भी हो, और बस उसी को अच्छे से फॉलो करो। मैं मतलब रिकमेंड करूँगा कि जो बायोमेंटर्स के डीपीपीज हैं, जो शेड्यूल है बायोमेंटर्स का, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, लिटरली उससे बेस्ट कुछ नहीं है, सच में। मैंने मतलब ये ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो मैं इस्तेमाल करके फिर विश्वास करके ही बता रहा हूँ कि सबसे बेस्ट जो शेड्यूल है। सब कुछ नॉन स्पॉन्सर्ड है। हाँ, सब सबसे बेस्ट शेड्यूल और डीपीपी जो मैंने देखे, जो फॉर्मेट देखा है, लाइक सर ऑन डिमांड टेस्ट आप दे सकते हो। हाँ। लोग तरसते कि मैं इस चैप्टर का टेस्ट कैसे दूं। ऑन डिमांड टेस्ट आप दे सकते हो, आप डीपीपीज लगा सकते हो जब भी आपका मन करे, और डीपीपीज भी सर ऐसे नहीं, उसके अंदर वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने अपने ऐप का वैल्यूएशन कराया था इंडिपेंडेंट कंपनी से, उन्होंने वैल्यूएशन करके हमारा जो एप्लीकेशन है उसका उन्होंने वैल्यू बताया 16 करोड़ रुपए का सिर्फ ऐप हमारा, ठीक है, सिर्फ एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है। इट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ऐप इंटरफेस अवेलेबल इन इंडिया इन हैशटैग, ठीक है ना, सबसे एडवांस। और वो उनका बोलना ये था कि ये एक निके फैक्टर, एक जो निच बोलते हैं उसको ही कैटर कर रहा है, सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस को। 50 एग्जाम भी नहीं है इसके अंदर, 50 इंस्ट्रक्शन भी नहीं है इसके अंदर, और उसमें जो फैसिलिटी है, जैसे कि बहुत सारे फीचर्स हैं बच्चे इसको यूज़ ही नहीं कर पाते। यस सर। ऑन डिमांड टेस्ट हो गया है, टेस्ट चैलेंज हो गया है उसके अंदर, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऑडियो बुक्स हो गए, देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स आर देयर। अभी तो तुम्हारे पास से अभी इस समय तो एनालिटिक्स और एडवांस हो गया है ना। इनफैक्ट अभी हमारा काम चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो राइट नाउ अब आपका ऐप जैसे आप ओपन करके पढ़ोगे ना, तो एआई पीछे काम कर रहा होगा, वो आपने कितनी देर पढ़ा, क्या पढ़ा, आपका ध्यान कहाँ था, आपने कहाँ मिस किया है, वो क्वेश्चन से आप डीपीपी लगाते हो तो आए समय शायद वो नहीं होगा, पर आपने गलत किया डीपीपी में तो वो क्वेश्चन सब एक बकेट में जाता है। फिर वो आपको फ्राइडे दिन बोलता है कि तुमने इतने डीपीपी लगाए थे, इतनी गलती है कि क्वेश्चन रिवाइज करो, चलो रिवाइज करोगे तो वो बकेट क्लियर होगा तुम्हारा। मैं बुक मार्क का ऑप्शन था, तो वो तुम बुक मार्क खुद करते थे, अभी बुक मार्क करना नहीं पड़ता, अभी आपको वो खुद से रिकमेंडेड डीपीएस में देता है कि आपने ये गलती किया। तो हम लोगों ने चीज़ों को और इनोवेट किया है, हमने सोचा है कि एक बच्चे को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं यदि उसके मोबाइल के थ्रू, ठीक है। हालांकि अभी हाल ही में बच्चों का ऑनलाइन और ऑफलाइन का बहुत कंट्रोवर्सी बच्चों के दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑफलाइन पढ़ना प्रेफर करते हैं, ठीक है,
और मैं बोलता भी जहाँ समझ में आता है ऑफलाइन देने में कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम में जिस क्वालिटी आप मेंटेन रख के बड़े लोगों को सर्व करते, मान लो मैं आप बायोमेंटस का हम लोग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खोलने वाले हैं इस साल से, लेकिन अभी हमारे साथ क्या है उसकी ये कि एक क्लासरूम होगा, उसमें इतने बच्चे से ऊपर नहीं हो सकते हैं, इतना साफ दिखना चाहिए वहाँ से, ये तो वो उसको आप रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है उस मॉडल को। अभी आप हजारों बच्चों को आप ऐप से पढ़ा पा रहे हैं, यस सर। वहाँ पर आप कुछ 100 बच्चों को पढ़ाएंगे तो कॉस्ट जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। जैसे जब आपके पास लिमिट हो गया है कैटर करने का तो कॉस्ट बढ़ जाती है। अभी तो कॉस्ट इकोनॉमिक ऑफ स्केल पे काम रहता है, तब मुश्किल आता है वो काम, ठीक है। तो मुझे एक बात और संकल्प कि तुमने ऑनलाइन जब तुम पढ़ते थे तुमको डिसिप्लिन बनाने में मतलब, क्योंकि ऑनलाइन के लिए तो बहुत डिसिप्लिन चाहिए, तो कैसे तुमने मेंटेन किया अपने आप को? सर वही एक फैक्टर है, एक बंदे का सिलेक्शन होने में और एक बंदे का नॉन सिलेक्शन होने में, सिलेक्शन नहीं होने में। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो सर वो शॉर्ट के आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपका अगली बार में सिलेक्शन आएगा, बहुत अच्छा ही करोगे अपनी लाइफ में, कुछ और करोगे। तो डिसिप्लिन एंड नॉन डिसिप्लिन सबसे बड़ा फर्क है। डिसिप्लिन सर हमको खुद को लाना पड़ेगा उस चीज़ के अंदर, कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ मोटिवेशन हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन का वर्क करेगी। हाँ। लेकिन हमको सिर्फ खुद को डिसिप्लिन लाना होगा, अपनी घर वालों की कंडीशन देख के, घर वालों की उम्मीदें देख के, हमसे कितनी उम्मीद है, बाहर वालों की उम्मीदें देख के, लोगों के ताने सुन के, वही ना सर डिमोटिवेशन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ अच्छा, मोटिवेशन। तुमसे इस पे क्वेश्चन आया कि तुम बताओ कि तुमको कोई मतलब, मैं जानना नहीं चाहूँगा नाम कौन है क्या है, पर किसी ने तुमको इतना तैयारी दौरान इतना ऐसे हर्ट किया जैसे तुम्हें लगा हो, चुभा हो मन के अंदर कि मुझे निकालना ही एग्जाम होगा? नहीं समझ लो, मेरे रिश्तेदार काफ़ी सपोर्टिव हैं। काफी सपोर्ट बहुत सपोर्टिव है। तुमको प्रियांशी? सर ऐसा तो नहीं था, मतलब काफ़ी सपोर्टिव था, बट मेरे पापा का था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो वो भी रहता था कि मुझे पापा का सपना पूरा करना है और मेरा खुद का सपना भी था, तो वही ये सर तो सबसे पॉजिटिव था। सबसे मेरे सर वही रहता था। पापा बोलते थे कि ये खेत बेच देंगे, देर से यूक्रेन में करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो सर वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं माइंड में रहता था कि हाँ हमको पापा को खेत बेचना पड़ेगा यार, पढ़ ले। तो सर वो बहुत बड़ी सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती है डिसिप्लिन के अंदर, जो डिसिप्लिन लेके आती है। तो सर उसी वजह से सर अच्छे से पढ़ाई होती है। तुम कैसे डिसिप्लिन रही पूरे साल भर? वही सर एक मतलब सर कि अपना ड्रीम आपको सामने दिखाई देता है और इच्छा, मतलब आप किसी चीज़ को कितनी ज़्यादा पाना चाहते हो, अगर आपकी डिज़ायर उतनी है तो डिसिप्लिन खुद आएगा। और अगर आप 1 मिनट भी कहीं वेस्ट कर रहे हो तो फिर गिल्ट रहेगा कि शायद हम इसकी वजह से अपने ड्रीम तो से लाइफ दूर जा में सकते पहली हैं। बार तुमने डॉक्टर बनने के बारे में कब सोचा? सर मतलब मुझे डॉक्टर कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट मुझे अभी भी याद है स्कूल टाइम में ऐसे सब बच्चों से पूछते हैं ना जैसे क्या बनोगे बड़े होके, तो कोई टीचर बोलता था, कुछ बोलता था, मैं तब भी डॉक्टर बोल देती थी। और मुझे याद है मेरे 7th 8th में एक टीचर थी मेरे स्कूल की, उनको बोला था मैंने, तो उन्होंने मुझे तब भी बोला था हाँ बेटा तुम ज़रूर बनोगी डॉक्टर। फिर सर असली क्लैरिटी तो मुझे 10th के बाद ही आई थी कि हाँ नीट जैसा कुछ होता है, ऐसे एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके बाद प्रिपरेशन। तुमने पहले मैं कब सोचा था, तब मैंने आपसे लेक्चर लेना शुरू किया। मेरे से प्लान में कोई नहीं था, मैंने बायो ऐसे ही ली थी कि सब मैथ में आ रहे थे, मैं अलग से बायो ले लेता हूँ, मेरा कोई प्लानिंग में नहीं था सर। 11th क्लास में मुझे नीट के बारे में नहीं पता था, नीट क्या होता है सच में, मतलब मैं सच में नहीं पता था नीट क्या होता है। मैं एक कोचिंग में गया था कि सर वो वैसे ऑफलाइन वगैरह सब जा रहे थे, ठीक है मैं चल लेता हूँ। तो वहाँ पर पूछे थे कि तुम्हें क्या करना है, सर नीट निकालना है। ये नीट से क्या करते हैं सर, एम्स में जाते हैं। उस टाइम नीट और एम्स डिफरेंट होता था, तो बहुत हंसे थे, मेरे को इतनी क्लियरिटी नहीं थी कि ये नीट क्या होता है, एम्स क्या होता है। आपके लेक्चर लगाना तो शुरू किया सर, आप जैसे मोटिवेट करते थे ना, जैसे डॉक्टर्स की फीलिंग को बताते थे, डॉक्टर्स के बारे में बताते थे, वही सबसे बड़ी मोटिवेशन से मेरे लिए वर्क करी। डॉक्टर बनना है, अब तो डॉक्टर बनना है सच में। चलो तुम अब तो फौज के डॉक्टर बन गए। प्रियांशी कुछ बोला चाहो क्लास में? यही सर, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी, तो मतलब कमांडोज से कि मेहनत करो। जैसे सर बोलते थे ना लेक्चर के टाइम पे कि एनर्जी कंजर्व रहती है, कभी वेस्ट नहीं जाती, तो अगर आप किसी चीज़ में एनर्जी डालोगे तो आउटपुट आएगा ही आएगा 100% कन्फर्म। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे दोनों बच्चे जो है वो सेलेक्ट हुए, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मुझसे मिलने आए हैं ना। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ आपसे कि जो आप कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, वो केवल एक स्टेप है, लाइफ लॉन्ग है ना। मेरा आपका रिलेशनशिप जो है वो जीवन भर का है, इनका मेरा जीवन भर का है, ठीक है। मतलब जब तक मैं हूँ, जब तक हम सब लोग हैं, तब तक का है। कभी जरूरत पड़ेगी, कोई दुख तकलीफ होती है, हम दूसरे से कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कभी हेजिटेट नहीं करते, कभी हमेशा अपने कोशिश पूरी करता हूँ बेटा मेरा रोल करने की, ठीक है। तो वही एक मतलब कि हम लोग जो है सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए आए, कोई कोचिंग क्लास में नहीं जुड़े, हम लोग एक परिवार हैं, ठीक है। और फैमिली में हमको देखो, जो सिंपल सी बात है कि जो थोड़ा बहुत फीस बायोमेंटल होता है वो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए रहता है, लेकिन बायोमेंटल बहुत कुछ इसके अलावा भी बियॉन्ड दी नीट भी बहुत सारा काम कर रहा होता है। और मैं चाहता हूँ कि देश में से कि ये प्रियांशी बहुत बड़ी डॉक्टर बने और हम लोग जो है सब एक जुड़े रहें आपस में, एक ऐसा ग्रुप बने। क्योंकि देखो अभी तो बच्चे MBBS करके पास होना शुरू होता है, हम लोग अब सोच रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम करते हैं हम लोग बाकायदा, जिसकी हम लोग
साल में एक बार 2 साल में एक बार कॉन्फ्रेंस भी रखते हैं हम लोग उसका, है ना, ताकि हम लोग मिलते रहें, सीखते रहें, नए गाइडलाइंस हमें सबको प्रेजेंट करने का मौका मिले। एक दिन का कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें कि हम लोग सब पार्टिसिपेट कर पाएँ, ओके। तो वो सब हम करेंगे, तो क्योंकि अब तो हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, जगह पर पहुँच गए। मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं भी आपको भी मैं ऐसे ही इन्वाइट करूँ, आप भी मेरे घर पर मुझसे मिलने आए, परिवार का हिस्सा बने मेरे, और हमेशा के लिए हम जो है मेमोरी यादों को सहेज कर रखें। तो ये इम्पॉर्टेंट इवेंट है। चलिए, आज का वीडियो काफ़ी लंबा रहा क्योंकि आज हमारे पास स्पेशल जो है वो गेस्ट तो नहीं बोलूँगा, परिवार के मेंबर है जो आज मिलने आए हुए हैं। परिवार एक बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली ये लोग। चलो, है ना, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।